हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन फ्रॉम द चैप्टर होमियोस्टेसिस। जैसे कि हमने कल देखा कि होमियोस्टेसिस में बहुत सारे बॉडी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है या नॉर्मल या एक कांस्टेंट कंडीशन या एक नैरो रेंज में रखने की कोशिश की जाती है। तो ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो भी इसका एक पार्ट है। ऑस्मोरेगुलेशन में जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं या बॉडी में जो सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है और उनको एक नॉर्मल लेवल पर रखने की कोशिश की जाती है। सो इफ़ वी सी ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, तो इट इज़ एन एक्टिव रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी फ्लूइड्स to maintain homeostasis of water content, which includes fluid and electrolytes. So इसमें जो osmotic pressure है उसको हम क्या कह सकते हैं कि it is the measure of the tendency of water to move into one solution from another by osmosis. Osmosis आपको याद होगा कि जैसे हम कहते हैं कि it is the movement of water from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane. So basically जो बॉडी है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्स और सेल्स के जो अंदर और बाहर जो है वो वाटर मूव करता रहता है। बट जो वाटर की मूवमेंट है इट डिपेंड्स हाईली ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर के अंदर जो है वो सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम या ज़्यादा जो होगी उसके नस्बत से जो वाटर है वो सेल के अंदर या बाहर मूव करेगा। सो वाटर भी जो है वो बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स की जो प्रेजेंस है वो उसकी मूवमेंट को अफेक्ट करती है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो वाटर रिलेशन टू सेल, वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है सेल के लिए? वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो कि हर चीज़ को डिज़ोल्व कर लेता है। तो इस तरह से सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है सेल के लिए। अब हर एक जो सेल की टाइप है उसमें एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट होता है और उसमें एक पर्टिकुलर सॉल्ट कंटेंट भी होता है। सो इट मेक्स अ पर्टिकुलर सॉल्ट टू वाटर रेशियो इन अ सेल। डिफरेंट सेल जो हैं बॉडी के अंदर उनमें एक डिफरेंट टाइप की सॉल्ट टू वाटर रेशियो प्रेजेंट होगी, लेकिन हर एक सेल जो है वो अपनी उस पर्टिकुलर रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश करता है। जैसे हमने कल पढ़ा कि ये जो रेगुलेशन होती है वो किस तरह से होती है, तो वो उसमें क्या होता है कि सेल के अंदर कंट्रोल सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर एंड सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। अब इसको जो है वो हम सेल की एनवायरनमेंट के रिलेशन में देखेंगे कि सेल की एनवायरनमेंट में जिस तरह का सोल्यूशन प्रेजेंट है उसी के हिसाब से जो वाटर है वो मूव करेगा। So there are generally three types of conditions. जैसे कि आप देख सकते हैं कि if the cell is present in an environment where the salt concentration is less in the outside environment, तो उसको हम hypertonic कंडीशन कहेंगे। एंड इन दैट कंडीशन क्या होगा कि सेल के अंदर वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब जब हम रेशो की बात करते हैं तो वाटर की रेशो जो है वो इनसाइड कम होगी बिकॉज सॉल्ट्स की रेशो ज़्यादा है। तो इस लिहाज से जहाँ पर वाटर कम है तो उस साइड पे वाटर मूव करना शुरू कर देगा फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, सो हाइपोटोनिक कंडीशन में द वाटर वुड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल और इसका रिजल्ट क्या होगा कि सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा या एक्सैचुरेट कर जाएगा। सो दिस इज द हाइपोटोनिक कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि जो सेल है इट इज प्रेजेंट इन एन एनवायरनमेंट वेयर द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज इक्वल इन द आउटर एंड द इनर एनवायरनमेंट। तो इन दैट कंडीशन द नेट वाटर मूवमेंट होगी दैट वुड बी जीरो और इस कंडीशन में जो सेल है इट वुड कीप इट्स नॉर्मल शेप। थर्ड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में क्या होगा कि the higher number of salt is present in the outside environment and सेल के अंदर जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बाहर की इन्वायरमेंट है उसमें वाटर का रेशियो कम होगा जबकि इनसाइड वाटर रेशियो ज़्यादा है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है जबकि वाटर रेशियो ज़्यादा है। सो वाटर वुड स्टार्ट कमिंग आउटसाइड द सेल एंड इट वुड रिजल्ट इन द श्रिंकेज ऑफ द cell. So these are the three types of conditions और इन कंडीशंस में जो सेल पे इफेक्ट होता है वो भी आपने देखा एंड दीज काइंड ऑफ इफेक्ट्स हैपन व्हेन देयर इज नो कंट्रोल सिस्टम इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। बट नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि सेल्स हैव देयर कंट्रोल सिस्टम्स, सो they use that control system and they try to avoid these type of conditions, these hypotonic or the hypertonic conditions, and they try to retain their
normal shape. So this is the osmoregulation in the cell. Now हम देखेंगे कि जो different plants और animals होते हैं जो कि different तरह की situations में रह रहे होते हैं, उनके पास क्या adaptations होती हैं कि वो उस particular kind की जो environment है उसको tolerate कर लेते हैं और उसमें वो survive करते हैं. तो इस तरह से जो plants हैं उसमें हमारे पास 3 types के plants होते हैं. जैसे hydrophytes हैं, these are the plants which live in water, तो पानी की सरफेस पे रहते हैं या पानी के अंदर रहते हैं. और इनकी जो पर्टिकुलरिटी है वो क्या है कि इनके पास लीव्स होते हैं, लार्ज सरफेस होती है जिसकी, और लार्ज सरफेस की वजह से उसमें से बहुत जो ज़्यादा पानी है वो इवेपोरेट हो सकता है या उसकी ट्रांसपिरेशन हो जाती है. सो जितना ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे लार्ज सरफेस ऑफ लीव्स की वजह से, उतना ही पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू इवेपोरेट हो जाएगा. इसी तरह से जो इनकी अपर सरफेस होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं which promote transpiration. तो ये दो adaptations हैं जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स के पास होती हैं. Mesophytes, meso जैसे moderate, so these are the plants which are present in the moderate water. Terrestrial environment में plants हैं, they are the mesophytes. और इसमें भी जो पानी है अगर तो वो like sufficient supply में present है तो इनके स्टोमेटा open होंगे और जितना पानी रूट्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब करेंगे उसी तरह से वो ट्रांसपायर हो जाएगा और ये अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंटिन्यू करें. लेकिन अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है या गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी की सप्लाई कम हो जाती है तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और स्टोमेटा की क्लोजर की वजह से जो वाटर है उसका लॉस कम हो जाएगा या उसको प्रिवेंट किया जाएगा, जिसकी वजह से ये जो प्लांट्स हैं ये वाटर को रिटेन कर सकते हैं. So these are the adaptations in the mesophytes. फिर xerophytes आते हैं आपके पास. Zero means dry. So these are the plants which are present in dry conditions. अब ये जो प्लांट्स हैं इनके पास भी अपनी अडेप्टेशंस हैं, जैसे कि आपने कैक्टस का नाम सुना होगा, डेजर्ट प्लांट्स आपने सुने होंगे. तो इन प्लांट्स के पास बहुत छोटे और थिक लीव्स होते हैं जिससे स्टोमेटा कम होते हैं और इसकी वजह से इसमें से पानी है उसका लॉस कम होता है. फिर इनकी जो स्टेम्स हैं या लीव्स हैं उनके ऊपर थिक एंड वैक्सी एंड लेदरी क्यूटिकल्स होते हैं. एक क्यूटिकल थिक लेयर होती है जो कि वैक्सी होती है और वो लेदरी भी थोड़ी थिक होती है जिसकी वजह से पानी इजीली इवेपोरेट नहीं कर सकता. फिर इनकी जो लीव्स होते हैं उनकी लोअर साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और वो काफी डिप्रेशन में प्रेजेंट होते हैं और सरफेस पे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पानी का लॉस कम हो जाता है. जब बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन होती है तो उस सिचुएशन में ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं और उस वक्त जो इनकी स्टेम होती है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है. और जब रेनी सीजन होता है, जबकि पानी अवेलेबल होता है, तो इनकी स्टेम वाटर को स्टोर कर लेती है और इस वजह से हम इनको जो है वो सक्यूलेंट प्लांट्स भी कहते हैं, बिकॉज जो इनकी स्टेम होती है वो थिक होती है, मतलब उनकी लेयर भी थिक होती है लेकिन अंदर भी लिक्विडी मटेरियल प्रेजेंट होता है. तो ये जो होता है बेसिकली स्टोर्ड वाटर होता है और उसके अलावा उसमें कुछ ऑस्मोलाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं. इस तरह से रेनी सीजन में इसकी जो स्टेम्स है वो वाटर स्टोर कर लेती हैं और फिर जब ड्राई सीजन होता है तो वो उसी वाटर को यूटिलाइज करते रहते हैं. ये जो है ये 3 टाइप्स हैं आपके पास प्लांट्स की कि वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं. लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है हमारा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स हैं उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से हो. और एनिमल्स के अंदर जो वाटर एंड सॉल्यूट्स का बैलेंस है वो उसको बैलेंस रखना थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है. उनकी जो एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिज्म है, उसको वो इफेक्ट कर सकते हैं. तो जो एनिमल्स हैं वो बेसिकली 2 मेजर अप्रोचेस यूज़ करते हैं टू मेंटेन दिस बैलेंस. दे कैन बी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स. कन्फॉर्मर्स का मतलब, कन्फॉर्म का मतलब होता है टू मेक इट सिमिलर या नकल उतारना, कॉपी करना. सो इट मीन्स कि ये वाला जो एनिमल्स होते हैं दे मेक देयर इंटरनल कंडीशंस सिमिलर टू देयर एक्सटर्नल कंडीशंस. तो इसमें जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं दे आर आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अगर वो मेरीन वाटर्स में भी रह रहे हैं जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ऐसे एनिमल्स के अंदर उनके बॉडी के अंदर भी उतनी ही सॉल्ट कंसनट्रेशन हो, तो इनको हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं. इस सिचुएशन में जो एनिमल्स होते हैं दे डोंट नीड एनी एक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट. दोनों जो हैं वो कंडीशंस इक्वल हैं, सो दे डोंट नीड एनी एडजस्टमेंट. इसके बाद आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स.
तो रेगुलेटर्स में मतलब ये वाले एनिमल्स अपने ऑस्मोलाइट्स को या ऑस्मोलाइट्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें जो है वो डिफरेंट होता है उनकी कंसंट्रेशन आउटसाइड एनवायरनमेंट से। तो इस सिचुएशन में अगर तो वो हाइपोटोनिक कंडीशन में रह रहे हैं तो वो एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से डिस्चार्ज करते रहेंगे, मतलब ज़्यादा जो पानी है उसको बॉडी से निकालते रहेंगे। और अगर वो हाइपोटोनिक कंडीशंस में है, मतलब उनके बाहर जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जो कि पानी के साथ उनकी बॉडी में इंटर होता रहेगा और उनकी बॉडी में भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो वो इस सिचुएशन में अपनी बॉडी से जो सॉल्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट करते हैं या निकाल देते हैं। ऐसे तो जनरली ये दो जो स्ट्रैटेजीज हैं एनिमल्स वो यूज़ करते हैं। अब हम इनको जो वाटर बॉडीज़ में रहते हैं एनिमल्स या जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं कि अगर तो वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में हैं तो उसमें मेरीन और फ्रेश वाटर दो तरह की एग्जांपल्स होती हैं। या तो मेरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स को देखते हैं, उसमें भी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स भी होते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स भी होते हैं। हैग फिशेस, ये जो प्रिमिटिव फिशेस हैं, अगर हम हिस्टोरिकल टाइम्स में देखें तो ये बहुत पहले से प्रेजेंट हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये जो फिशेस हैं ये आइसोटोनिक होती हैं, इनकी बॉडी के अंदर भी जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, सो तो दे डोंट नीड एनी एक्टिव एडजस्टमेंट। फिर ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं जिसमें आपके पास कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाती हैं और कुछ बोनी फिशेस आ जाती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस मतलब वो होती हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है। ये जो फिशेस हैं इनके अंदर मतलब ये जो पानी कंज्यूम करती हैं मेरीन वाटर, उसके साथ इनकी बॉडी में सॉल्ट भी एंटर होते जाते हैं। उन सॉल्ट्स को रिमूव करती हैं, आइदर दे यूज देयर गिल्स के थ्रू वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उस सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकाल देती हैं, या फिर इनकी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सॉल्ट को जमा करते रहते हैं और फिर उसको एक्सक्रीट कर देते हैं और इसको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। इसी तरह से कुछ फिशेस जो होती हैं कि बॉडी के अंदर तो जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम होती है आउटसाइड एनवायरनमेंट से, लेकिन वो उसको एक और तरह से मेंटेन करती हैं कि वो बॉडी के अंदर यूरिया जमा करना शुरू कर दे। यूरिया भी एक सोल्यूट है जो कि बॉडी के अंदर सॉल्ट की या सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में वो फिशेस अपने अंदर यूरिया जमा करना शुरू कर देती हैं और इससे फिर उनका जो है वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और पानी जो है वो लॉस नहीं होता है इनकी बॉडी से। लेकिन यूरिया जो है वो थोड़ा डेंजरस होता है बॉडी के लिए, तो इसलिए फिर ये अपनी बॉडी के अंदर एक और सॉल्ट जमा करना शुरू कर देती हैं जिसको हम कहते हैं ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड, और ये बॉडी को यूरिया के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं सेव करता है। इस तरह से लास्ट एग्जांपल आपके पास बॉनी फिशेस की है। बॉनी फिशेस जो होती हैं वो भी अपने अंदर जो है वो डिफरेंट तरह से सेव करती हैं। सो इस तरह से ये भी जो है इनके अंदर भी अडेप्टेशन है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर ड्रिंक करती हैं और जो पानी है लेकिन उसको उसको बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में निकालती हैं। पानी ड्रिंक ज़्यादा करते हैं लेकिन जो यूरिन एक्सक्रीट करते हैं वो बहुत कंसनट्रेटेड होता है और उस यूरिन में सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन जो पानी होता है उसको वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको बॉडी फंक्शंस के लिए use it. So these are different types of adaptations which are present in marine animals. Okay, so second type जो है उसमें हमारे पास फ्रेश वाटर आ जाता है। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी जबकि फ्रेश वाटर में कम होगी। सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो वाटर है वो बॉडी के अंदर इंटर होता जाएगा एंड इट वुड कॉज ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, और इस सिचुएशन में जो सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा रिमूव होंगे बॉडी से। सो ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं कि जो पानी ज़्यादा बॉडी के अंदर एंटर हो रहा होता है उसको भी रिमूव करते हैं और जो सॉल्ट की कमी हो जाती है उसको भी पूरा करते हैं किसी तरह से। तो अगर हम फ्रेश वाटर में देखें जो प्रोटोजोन्स वगैरह होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो कि एडिशनल वाटर को जमा करते रहते हैं और उसको बॉडी से निकाल देते हैं, जबकि जो फिशेस होती हैं वो जो पानी उनके अंदर एंटर होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट करते जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन रिलीज करती हैं। इस तरह से जो सॉल्ट की कमी हो जाती है स्किन की बॉडी में उसको पूरा करने के लिए ये सॉल्टी फूड का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इनके जो गिल्स होते हैं वो भी एक्टिव अपटेक करते हैं सॉल्ट की, मतलब गिल्स के थ्रू ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी। फाइनली आपके पास जो कंडीशन आ जाती है वो टेरेस्ट्रियल है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा तो नहीं प्रेजेंट होता लेकिन कुछ अमाउंट जो प्रेजेंट हो सकता है। तो इसकी सिचुएशन में जो डिहाइड्रेशन है वो सबसे मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का जो लॉस है, तो इसको कम करने के लिए जो एनिमल्स हैं उन्होंने जो एक्सोस्केलेटन है उसको बहुत थिक कर लिया है,
जैसे इंसेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके ऊपर वैक्सी एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके ऊपर केराटिनाइज्ड स्किन होती है, डेड जो सेल्स होते हैं उसकी लेयर होती है और उसमें प्रोटीन डेपोजिशन होती है, जिसकी वजह से वो इम्पर्मिएबल हो जाते हैं और उसमें से पानी का जो इवेपोरेशन है या लॉस है वो बहुत कम हो जाता है। इस तरह से ये इन तरीक़ों से भी अपना पानी जो है वो स्टोर सेव करते हैं। इसी तरह से कुछ मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडेप्टेशंस होती हैं इनके अंदर, जैसे कुछ एनिमल्स जो हैं डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट वाली फूड ज़्यादा खाते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसका साइड जो इसका प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है, तो उस वाटर को फिर वो यूज़ कर सकते हैं बॉडी। इसी तरह से कुछ बिहेवियरल अडेप्टेशंस होती हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो जो एनिमल्स हैं वो किसी ठंडे और छाँव वाली जो जगह है वहाँ पर आपको छुपा के बैठेंगे और इस तरह से उनकी बॉडी से जो है वो पानी का नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से फिर जो एनिमल्स हैं वो यूरिया फॉर्मेशन के दौरान और एक्सक्रीशन के दौरान जो पानी है उसको बॉडी में रीअब्सॉर्ब कर ले। तो इस तरह से ये जो एनिमल्स हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये भी अपनी जो बॉडी है उसमें पानी को सेव करते हैं और इस तरह से रेगुलेट करते हैं बॉडी के अंदर जो उनका पर्टिकुलर वाटर कंटेंट होता है उसको एक नॉर्मल लेवल पर रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से एक टर्म है इसमें एनहाइड्रोबायोसिस की, जो कि हम यूज़ करते हैं। ये उन एनिमल्स के लिए यूज़ की जाती है जो कि डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं और अपनी जो बॉडी है उसके अंदर जो स्टोर्ड वाटर है उसको यूज़ कर लेते हैं और बहुत जो एक्सटेंडेड पीरियड जो होते हैं डिहाइड्रेशन के उनको टॉलरेट करते हैं और उसमें सर्वाइव करते हैं। दिस इज एनहाइड्रोबायोसिस। चलो, ये जो है आपके पास डायग्राम, इसमें आप कंपैरिजन देख सकते हैं फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में जो फिशेस होती हैं उनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। जो फ्रेश वाटर में फिशेस होती हैं वो सॉल्टी फूड खाती हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट की कमी है वो पूरी हो जाए। फिर वो जो गिल्स होते हैं उससे वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब सॉल्ट को अपटेक करते हैं ताकि बॉडी में सॉल्ट की कमी को पूरा किया जा सके। फिर इनकी किडनीज जो हैं उसमें वाटर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन कम होती है, बल्कि जो डाइल्यूट यूरिन है वो सिक्रीट किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर जो पानी एंटर हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव किया जा सके। इस तरह से ये 3 अडेप्टेशन है इनके अंदर। तो इसी तरह से जो मेरीन फिशेस होती हैं वो पानी जो सी वाटर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रिंक करती हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो पानी की कमी हो रही होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन इस ड्रिंक के साथ मतलब सॉल्ट भी आते हैं, तो उस सॉल्ट को फिर वो बॉडी से रिलीज कर देते हैं, तो गिल्स के थ्रू वो सिक्रेशन करते हैं, सोडियम क्लोराइड जैसे है और दूसरे सॉल्ट उनको रिलीज कर देते हैं। इसी तरह से जो किडनीज हैं उसमें भी वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जबकि जो सॉल्ट्स हैं जैसे मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह है, यूरिया वगैरह है, उसको भी वो एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से और जो वाटर है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। आज के लेक्चर में आपने डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स जो कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रह रहे हैं उनके अंदर आपने अडेप्टेशंस देखी जिसको वो ऑस्मोरेगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।